हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10 का, जी हाँ क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम होने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन को करवाऊंगा। हालांकि आपके एग्जाम में 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, लेकिन इसमें हम आप लोगों को 40 क्वेश्चन करवाएंगे। यहां से कुछ सवाल जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। ये जो क्वेश्चन हमने करवा रहे बच्चों, ये आपके पीवाईक्यू मॉडल पेपर है, तो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए एग्जाम के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप प्रश्नों को सभी से आप वाकिफ हो जाएंगे, सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छा से अच्छा जाए, बेहतर से बेहतरीन हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं, 40 प्रश्न है ना। आप लोग के एग्जाम में 30 प्रश्न यहाँ पे लिख रहेंगे कि इसमें टोटल 30 प्रश्न है और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के लिए एक एक नंबर का नंबर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफी लॉलीपॉप सवाल है और काफी ज्यादा इजी है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ठीक है, तो 1759, 1769, 1779, 1789। तो फ्रांस की जो क्रांति हुआ था बच्चों, फ्रांस की जो लड़ाई हुआ था, ये 1789 को हुआ था। कब हुआ था? तो 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई 1789। और जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था उस समय फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो लुई 16वां बैठा हुआ था। तो देखिए आप सभी तरीके से आप अगर याद रखेंगे मेरे बच्चे, तो किसी टाइप से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप उसे सॉल्व जरूर कर लोगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है सवाल कि सामाजिक उपबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, वाल्टेयर। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का जो लेखक था ये रूसो था बच्चों। ठीक है, ये आपका प्राकृतिकवाद दार्शनिक था। ठीक है, और ये रूसो जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? काबूर, मेजिनी, बिस्मार्क, रूसो। हमने कई बार आप लोगों को ये सवाल को बता दिया था कि यंग इटली सोसाइटी की जो स्थापना किया था ये कौन किया था? तो ये किया था आपका जियोसेपी मेजिनी, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखो सवाल ध्यान से सुनना, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 51 में, 61 में, 1770 में, 1870 में, 1881 में। तो इटली का एकीकरण जो हुआ था बच्चों ये आपका 1870-71 में, है ना, पूरा हुआ। तो देखो ध्यान देंगे यहाँ पर कब पूरा हुआ का बात कर रहा है। ठीक है, तो 1870-71 ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। शुल्क संघ ज़ोल्वेराइन की स्थापना किस पहल पर की गई? प्रसा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का प्रसा, है ना, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, शुल्क संघ ज़ोल्वेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई थी? तो प्रसा पर। और ये कब हुआ था? तो ये 1834 में, है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते मेरे बच्चे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 20 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल, तो कब था? ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को। काफी लॉलीपॉप सवाल है। और ये जो हत्याकांड था बच्चों बहुत ही खतरनाक दर्दनाक हत्याकांड था। और ये किस लिए हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट के विरोध में एक बैठक किया गया था। ठीक है, जनसभा किया गया था और उसी में जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, जिससे काफी लोग मर गए थे उस दिन, है ना, काफी लोग घायल भी हुए थे, काफी लोग मर गए थे। तो ये हत्याकांड आप लोग याद रखना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज पुस्तक की जो रचना किया था यह महात्मा गांधी किया था। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग उत्तर को कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय वक्त नहीं बचा हुआ है एग्जाम को और हमें सभी प्रश्न को करना ज़रूरी है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का बाल गंगाधर तिलक, है ना। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये जो कहे थे, ये कौन कहे थे, किसका नारा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का। ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का महात्मा गांधी, है ना। केसरे हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी को। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे हैं। ठीक है,
कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो ये अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। याद रखेंगे, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है ये 2 प्रकार के संसाधन होते हैं बच्चों। कौन कौन सा अगर पूछ दे तो आप जैव और अजैव कहना। क्या कहना, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। हर तरीके से आप प्रश्न को याद रखेंगे बच्चे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, गहन सिंचाई, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, पशुचारण। तो भूमि निम्नीकरण जो होता है ना, अधिक सिंचाई के कारण। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया, तो 1992, 1997, 2005, 2012। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 1992 को किया गया था। याद रखेंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था 1992 को हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग, किस राज्य में काली मृदा राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो काली मृदा मुख्य रूप से राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है, कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजना, पशुचारण, ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा कृषि प्रसार, है ना। मतलब पूछ रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जात प्राणी जात का ह्रास का सही कारण नहीं है, तो कृषि प्रसार करेंगे तो भाई वनस्पति और प्राकृतिक का क्या ह्रास होगा, यहाँ तो और बढ़ेगा ना, अच्छा होगा ना, बढ़िया होगा। चलो, बाघ परियोजना किस वर्ष शुरुआत की गई थी, बाघ परियोजना का बात हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पे 1973 में हुआ था। कब हुआ था, 1973 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन किस श्रेणी में रखा गया है, तो संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी। तो आपका इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। संकटग्रस्त जातियों को अलग रखा गया है, दुर्लभ जातियों को अलग एक लिस्ट रखा गया है, लुप्त जातियां जो लुप्त हो चुकी है हमारे संसार से, उसे एक जगह रखा गया है उस लिस्ट को। 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज निर्माण करवाया था, तो ये कौन करवाया था, तो इसमें आपका इल्तुतमिश करवाया था, है ना। दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज निर्माण करवाया था इल्तुतमिश। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य परियोजना के पक्ष में सही तर्क नहीं दिया गया, इसमें तर्क नहीं बोल रहा है, यहाँ नेगेटिव पूछ रहा है। तो बहुउद्देश्य परियोजना में क्या हुआ था बच्चों कि नदी जितना थी ना, नदी वगैरह जितना था, उसमें क्या था, बांध बनाया गया था। क्या बनाया गया था, बांध बनाया गया था। अब ये बांध से हमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, आप लोगों को पता है, हमने कई बार आपको बता चुका हूं। बहुउद्देश्य परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ये सही कहा गया, ये तर्क में है बच्चों, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बहुउद्देश्य परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करती है, बिल्कुल। अगर ये आपका नदी है, यहाँ पे हम बांध बना देते हैं तो क्या होता है, ये जल को नियंत्रित करती है, जल के बहाव को नियंत्रित करती है। तो ये भी आपका तर्क में दिया गया है, तर्क में नहीं पूछ रहा है आपका। बहुउद्देश्य ना परियोजना से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, ये गलत कह रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है, 19 नंबर का। चलिए, बाकी आप बहुउद्देश्य परियोजना से हमारे घरों में क्या होती है, बिजली पैदा कर सकते हैं, घरों का जो लिए जो बिजली होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका बनाया गया है नर्मदा नदी पर, याद रखेंगे बच्चे। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति है, हाँ इस पर किया जाता है। औसत साक्षरता दर, हाँ इस पर भी किया जाता है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या फिर उपरोक्त सभी, तो सभी पर हो जाएगा बच्चे, इसमें क्या हो जाएगा, सभी पर। लोगों के विकास किस चीज पर निर्भर करता है, तो प्रति व्यक्ति आय, जितना प्रति व्यक्ति आय हमारे भारत का ज्यादा होगा वो विकास उतना अच्छा होगा। औसत साक्षरता दर में भी वृद्धि होनी चाहिए, है ना, एजुकेशन में वृद्धि होनी चाहिए, स्वास्थ्य की स्थिति भी सही होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है भाई, ठीक है, चलो ठीक है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। 3 परिवारों की आय दी गई है, चौथे परिवार की आय ज्ञात करना है। देखो 4 परिवार है भैया, A B C D, है ना, 4 परिवार है और चारों परिवार में से 3 परिवार का क्या है, इनकम दिया गया है, एक 4,000 दिया है, एक 7,000 दिया है और एक आपका 3,000 दिया गया है। चौथा का आपका नहीं पता है। तो आपको पता है मेरे बच्चे, प्रति व्यक्ति आय जो निकलता है ना वो क्या होता है, एवरेज होता है, वो एवरेज होता है। तो कितना है प्रति व्यक्ति है, 5,000 रुपये, और टोटल कितने आदमी हैं, तो 4, तो कितना हो जाएगा 20,000,
यानी कि 20,000 जो है टोटल इनकम हो गया। कितना हो गया टोटल इनकम। अब इसमें से 4, 7 और 3, 7 3 10 और 4, 14,000 जो है ये 3 का दिया हुआ है, तो चौथक्का का कितना हो जाएगा। तो 14 अगर ये टोटल है, मतलब कि सॉरी 20 टोटल है और 14 इन 3 का दिया है, तो जो 6 शेष बच जाएगा ये 6,000 जो हो जाएगा डी का इनकम हो जाएगा, है ना, डी का आय हो जाएगा। तो इसमें 6,000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर घ, तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर की जाती है, तो स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति या शिक्षा, सभी पर की जाती है ना। तो अभी वही तो सवाल कर रहे थे जी, विकास रिपोर्ट की तुलना जो है सभी पर की जाती है। एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 100 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहलाती है, तो वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है, शिशु मृत्यु दर, है ना। 1 वर्ष से पहले अगर मर जाता है कोई बच्चा और उसमें से अगर 1000 जीवित बच्चों में से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। वो डेटा आपका चढ़ जाता है, आपका ये जो भी डेटा होता है इसमें चढ़ जाता है। वनोत्पादकता संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो वनोत्पादक, है ना, वन में हम लोग उत्पादक को जो संग्रह करते हैं वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे, है ना। जितने भी प्रकृति से हम लोग डायरेक्ट उत्पादन करते हैं, खनन करते हैं, ये सारा किस में आ जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, करना होता है, उसे कहलाते हैं। तो उसे हम लोग संगठित कहेंगे। देखो बिना ऑप्शन का हमने बता दिया, यहाँ पे संगठित ही होगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चा, सवाल कह रहा है कि जो क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियमों और विनियमों का क्या करती है, पालन करती है, तो उसको हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और असंगठित जो लेबर हो गया, जो कहीं पे दुकान में काम कर रहा है, वो असंगठित होगा। क्यों, क्योंकि वो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है और कोई सरकार का नियम वगैरह का पालन नहीं करता है वो, ठीक है। जब मन तो उसको भगा देगा, जब मन तो उसको बुला लेगा, जब मन तो काम कराएगा, जब मन होगा नहीं कराएगा, है ना। और संगठित में ऐसा नहीं है, अगर संडे छुट्टी है तो संडे सबको छुट्टी मिलेगा, अगर सैटरडे छुट्टी है तो सैटरडे छुट्टी मिलेगा, ईद में तो, बकरीद में तो, फिर आपका झंडा में तो, फिर जब छुट्टी है सरकारी छुट्टी तो सरकारी छुट्टी यहाँ पे मिलेगा। तो वो आपका संगठित में हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पे रमेश, सुरेश, नरेश, राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है, राकेश टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से कौन से किसके कार्य सेवा क्षेत्र में आएंगे, तो सेवा क्षेत्र में वो आ जाएगा, जैसे शिक्षक हो गया, टैक्सी ड्राइवर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ये आज होगा आपका सेवा क्षेत्र में, है ना। तो शिक्षक और ड्राइवर यानी कि कौन कौन है जी, नरेश है और राकेश है। नरेश और राकेश कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ग, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए, रोहन एक अकुशल बेरोजगार है ना। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार गारंटी मिलेगी, तो 100 दिनों को मेरे बच्चे। कितने दिनों के, 100 दिनों का, है ना। नरेगा जब आया था तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दिया गया था। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है, ठीक है भाई। 4 व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहे हैं और 20 केजी क्या है, 20 क्विंटल जो है क्या हो रहा है यहाँ पर, उत्पादन हो रहा है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष में लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। इस परिस्थिति में हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, तो मेरे बच्चे यहाँ सवाल कह रहा है कि 4 परिवार थे और 20 क्विंटल का उत्पादन हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 से 5 हो गया। मान लो लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के मिलकर किया, मतलब 5 व्यक्ति किया तो भी इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुआ। तो ये जो बेरोजगारी हुआ बच्चों एक आदमी का, वो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। मतलब कि अगर 4 आदमी भी करे तो भी उतना ही उत्पादन, अगर 10 आदमी भी करे तो भी उतना ही उत्पादन अगर होता है मेरे बच्चे, तो ये जो 6 जो छिपी हुई बेरोजगारी दिख रहा है 6 व्यक्ति, ये आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें खा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है, बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, है ना। अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है, तो दोहरी समस्या से बचने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा असत्य है, इसमें असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है इसमें। तो सत्ता की साझेदारी, सच्चा की साझेदारी लोकतंत्र के लाभकर है। हाँ भाई ये तो सही है, पहला तो सही कह रहा है, ये तो सत्य है। इससे सामाजिक समूहों के टकराव का अंदेशा घटता है। हाँ ये भी सही कह रहा है। या अस्थिरता और आपसी फूट बढ़ाते हैं ना, आपसी फूट तो नहीं बढ़ाते भैया,
आपसी फुट नहीं बढ़ाता है ना। बताओ सत्ता की साझेदारी जो होता है आपसी फुट कैसे बढ़ाएगा? तो ऑप्शन नंबर गाइस करेक्ट हो जाएगा, ये असत्य है। निम्न में कौन सा बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है ना? फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। देखिए मैं आप लोगों को बहुत फास्ट आज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि देखिए एग्जाम बहुत ही नज़दीक है मेरे बच्चे, बहुत ही करीब है, और आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। वैसे आप हमारी पुरानी वीडियो को देखें तो सभी क्वेश्चन का आपका व्याख्या सहित है, इसलिए आप पीछे वीडियो को जरूर देखेंगे। निम्न में से बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है ना? तो इसमें से आपको कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो आपका स्पेनिश है ना, स्पेनिश जो है भाषाई समूह नहीं। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये कौन सी भाषा है ना? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए श्रीलंका में बात कर रहा है, श्रीलंका में राजभाषा किसे घोषित किया गया है? तो ये आपका किया गया है सिंहली को, है ना, सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये आपका बना था, कब बना था? ये आपका बना था 1948 में बना था, याद रखेंगे। देखो हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1947 को, और श्रीलंका इसका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948, जस्ट एक साल बाद। तो इतना तो आप लोग याद रखेंगे डिफरेंट। हाँ, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? इसमें संघवाद की विशेषता नहीं पूछ रहा है। यह सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकार क्षेत्र में संसाधन संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों के अतिरिक्त नहीं करते, ठीक है। संघवाद का इसमें विशेषता नहीं पूछ रहा है। तो इसमें अगर देखें बच्चे तो विभिन्न स्तरों की सरकारों अधिकार क्षेत्र संविधान के स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, ये विशेषता नहीं है इसका। तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? ठीक है, तो अरबी तो है भाई, ठीक है, अरबी तो, अच्छा अरबी नहीं है, सॉरी, मैथिली तो है, संथाली है, असमिया है, अच्छा अरबी तो नहीं है भाई। हम बोले कि अरबी यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ बोल रहा नहीं है, कौन शामिल नहीं? तो अरबी नहीं है ना, अरबी जो है शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राज्य सरकार राज्य सूची, ये तो सही है ना। केंद्र सरकार संघीय सूची, ये भी सही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार समवर्ती सूची, ये भी सही है। स्थानीय सरकार अपशिष्ट अधिकार, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब बाकी हम लोग 3 सवाल और कर लेते हैं मेरे बच्चे। क्या दिया हुआ है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो अब स्थानिक स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, ये सत्य नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, ये सत्य मेरे बच्चे। विकेंद्रीकरण के संबंध में ये उठाया गया था, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। चलिए 2 सवाल और बचे मेरे बच्चे, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों आप प्यारा से कमेंट भी कर देंगे, और आपको क्या करना है ना, कम से कम 10-10 बच्चों को वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे मेरे बच्चे उतने अच्छे से तैयारी आपको एग्जाम की करवाई जाएगी। चलिए क्या है सवाल दिया यहाँ पे कि सुमेलित नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, हाँ ये तो सही है भाई, ये सुमेलित है। राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए गरज से लोगों को लाभवंत कराता है, ये भी सही है। आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या को समाधान करने के लिए जो चलाया गया जो आंदोलन होता है उसको आंदोलन कहते हैं ना, संगठित जो संरचना होती है, तो ये भी सही है। दबाव समूह, राजनीतिक में सीधे भाग लेना, ना ये गलत है भाई, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग, है ना। क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, अच्छा ये सही है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था ये एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन था। खाद्य विक्रेता दबाव समूह, ये गलत है मेरे बच्चे, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल, हाँ ये सही है ना। और श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली, श्रीलंका में कैसी प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, ठीक है, कब ये स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो 1948 को बना था, ये भी याद रखेंगे। तो इसमें से राइट उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह, ये इसका उत्तर सही नहीं है। तो आज हमने बच्चों आप लोगों को 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। मुझे आशा है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, इसी तरीके से आप एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। और मेरे बच्चे आपको एग्जाम में अच्छा करना है, आपको सब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सभी सब्जेक्ट चाहिए इंपॉर्टेंट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और हमसे व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी लिंक जो है जितने भी सोशल मीडिया हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।